नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में साइन पे 150 ट्रांसफर प्रतिपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए, चाहे जलदाय का मामला हो या फिर विद्यार्थी मित्रों का। अभिभाषण की बहस के दौरान भी कई ऐसे मामले आए जिसमें सरकार को सीधा सीधा घेरने की कोशिश की गई। चले हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन आप जरा सुनिए खास क्या रहा विधानसभा में, और उसके बाद हमारे पैनल पे लौटेंगे। हमारे साथ हैं उप नेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा जी, भाजपा के विधायक रामलाल शर्मा जी। आपका स्वागत है। एक बार जरा सुनिए क्या किसने कहा। खास जलदाय विभाग में जिस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है कि अपने ओएसडी के घर पर अपने आदेश से पाइपलाइन डलवाना, पीएचडी की और बीसलपुर की, उसके बाद मंत्री कहती है मैंने नहीं डलवाए। लेकिन जब एसीबी भ्रष्टाचार की जांच में उसका पर्सनल प्राइवेट सोनी जो था वो उसमें आया, इसका ओएसडी का नाम आया। इसके पहले इन्होंने जो एसपीएमएल कंपनी को कहा कि ब्लैक लिस्टेड करेंगे, बाद में इन्होंने ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया। हमारे सवाई माधोपुर नादौती जो परियोजना है उसमें मंत्री ने 3 दौरे किए, काम हुआ नहीं। उसके बाद भ्रष्टाचार मतलब एसीबी के द्वारा अभियंता को पकड़ा गया। तो इसके अगर एसीबी ईमानदारी से जांच करती तो निश्चित रूप से ये बात किरण माहेश्वरी तक पहुंचती, और आज ये किरण माहेश्वरी सदन में नहीं होती, जेल के अंदर होती, यदि सरकार की मंशा साफ हो। वर्तमान सरकार में जिस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। मुझे तो इस बात का ताजुब है कि चलो सड़क के लिए आप बिजली के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन चिकित्सा जैसा महकमा जो सीधे सीधे प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और उसके साथ अगर आप लोग रोजाना एक्सपेरिमेंट करते हो तो अपने आप में बहुत दुखद है। साधारणतया जो नियम है आरटी का, उसके अंतर्गत जिन्होंने कभी एडमिशन नहीं लिया या जिन्होंने बीच में छोड़ दिया, ऐसे बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार उन कक्षाओं में प्रवेश देना होता है, और उसी दौरान उनको तैयारी करवा के और 8वीं की परीक्षा देनी होती है। 8वीं में 14 वर्ष का बालक 8वीं में प्रवेश लेता है, उसे 2 साल में क्लियर करनी होती है। इस नाते विभाग ने 16 साल की उम्र का एक आदेश निकाला था, लेकिन जैसे ही वो मेरे संज्ञान में आया उसी समय छात्र हित में सरकार ने इस वर्ष इन 55,000 विद्यार्थियों में रिलैक्सेशन देते हुए ये लोग भी पात्रता परीक्षा दे सकेंगे, ताकि कोई भी विद्यार्थी जिसे प्रवेश लिया या 16 वर्ष से ऊपर है, उम्र के कारण वह 8वीं की परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा। चलिए वे आपने सुना। हम आपको बता दें कि वासुदेव देवनानी कह रहे हैं, और ये उन 57,000 बच्चों के भविष्य का सवाल था जिसमें 8वीं के बोर्ड में 16 साल से अधिक उम्र के अभी अभ्यर्थी हैं, और उन पे तलवार अटक गई थी कि वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन मंत्री ने आश्वस्त किया है कि रास्ता निकाल लिया गया है, इस बार वो एग्जाम दे सकेंगे। रमेश जी हमारे साथ पैनल में भी हैं। रमेश जी, विद्यार्थी मित्रों का मामला आप लोगों की ओर से उठाया गया, और विद्यार्थी मित्रों में ये कहा गया कि सरकार धोखे में रख रही है। विद्यार्थी मित्रों के साथ लगातार धोखा रहा है, ये उनका कहना है कि सरकार आपकी रही हो चाहे वर्तमान सरकार हो, कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं पाई है। ग्राम पंचायत सहायक के नाम पे कोशिश की जा रही है, लेकिन उस पर भी आप लोग उंगली उठा रहे हैं। अभी जो वास्तव में यदि सरकार की मंशा ठीक है तो विद्यार्थी मित्रों को लेना चाहिए, और इन्होंने मैनिफेस्टो में सरकार ने विद्यार्थी मित्रों से वायदा किया था, तो विद्यार्थी मित्रों के लिए एक नियमानुसार भर्ती निकालें और उस भर्ती में इनको लें तो एक अच्छी बात है। अभी जो पंचायत सहायक की भर्ती की गई है उसमें किसी प्रकार की कोई पात्रता या भर्ती के रूल्स नियम कानून कायदे होते हैं, उसके अनुसार भर्ती करें तो हमें क्या आपत्ति है। हम तो चाहते हैं विद्यार्थी मित्रों का समायोजन हो, भाई उनको मानदेय पे रखना चाह रहे हैं, उनको आप लेना चाह रहे हैं तो एक अच्छी बात है, हम तो उसके सपोर्ट में। हम ये नहीं चाहते कि भाई ये जो लोग कर रहे हैं इस तरह की कोई योग्यता नहीं रखा है, कोई नियम कानून कायदे नहीं रखे हैं कि भाई विद्यार्थी मित्रों का इनका एक्सपीरियंस उसमें काउंट होगा या परसेंटेज काउंट होगी कि या 10वीं पास लेंगे या उनकी उम्र क्या होगी, ये सारी चीजें तय होनी चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए।
अब प्रिंसिपलों के माध्यम से आपने इंटरव्यू करा दिए, उसमें बीए वाला भी बैठ गया, बीएड वाला भी बैठ गया, एमए वाला भी बैठ गया, हायर सेकेंडरी बैठ गया, सीनियर बैठ गया, और किसी परसेंटेज किसी की 80 है, किसी की 90 है, किसी की 50 है और किसी की 60 है। तो वहां पर उन लोगों को आप कैसे कहोगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका होगा? कोई विद्यार्थी मित्रों के लिए रखते कि भाई ये एक्सपीरियंस है, जिसके पास पढ़ाने का, टीचिंग का 3 साल का या 5 साल का, 2 साल का, और ये उम्र में इतना होना चाहिए, ये पात्रता पढ़ाई की होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। ये सारी चीजों को गौण करते हुए आप एक पिछले दरवाजे से आप भर्ती करना चाह रहे हो, और ये निश्चित रूप से अगर इस तरह की भर्ती होगी, कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा, फिर विचारों को उलझन जाएगी। तो सरकार ये चाहती है, भर्ती नहीं करना चाहती, सरकार इसको उलझाना चाहती है। जिस प्रकार इन्होंने रीट में किया कि भाई हम टैट को छोड़ो, आप रीट में करेंगे और आपका ये करेंगे और वह करेंगे, ये वायदा किया, वायदे के अनुसार रीट का रिजल्ट भी आ गया। आज किसी हुआ सिलेक्शन, कोई नौकरी कर रहा है तो बताओ एक भी आदमी, सब कोर्ट में फंसा हुआ मामला है। चलिए रामलाल जी, ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और विद्यार्थी मित्रों के मामले में कोताही बरत रही है, जबकि कमिटेड सरकार है, ये आप लोगों का दावा है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राम पंचायत सहायकों की जो बात की जा रही है, उसमें सीधा आरोप प्रतिपक्ष का यह है कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं बैकडोर एंट्री करके उन्हें उसमें खपाना चाहते हैं। योगेंद्र जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो आरोप लगा रहे हैं, मेरे साथी विधायक भी है, रमेश जी अपनी पार्टी के उपनेता भी है, अगर मैं इनसे ये पूछना चाहूँ कि राजीव गांधी जो पाठशालाएं जो खोली गई थी आपने, उन राजीव गांधी पाठशालाओं में जो काम करने वाले जो शिक्षक थे, जिनको शिक्षक भी नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाने का, आप उनको उलझा के चले गए। हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने उस समस्या का समाधान किया। एनटीटी वालों को अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर कोई समाधान नहीं निकाला। लोक जुम्बिश वाले आपके दरवाजे के ऊपर, दहलीज के ऊपर कई बार धरना प्रदर्शन देकर चले गए, आपने उनका कोई रास्ता नहीं निकाला। विद्यार्थी मित्र 16-17 हजार है, इनकी समस्या आप चाहते तो आप इनकी समाधान कर सकते थे। आज जब सरकार इनके समाधान का कोई रास्ता निकाल रही है, आपको भी पता है योगेंद्र जी की कई प्रकरण कोर्ट के अंदर विचाराधीन होने के नाते सरकार के भी कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन अब की बार एक रास्ता निकालने का प्रयास ये किया कि इनको कहीं न कहीं एक बार मुख्य धारा के अंदर लेकर आए, फिर अगर कोई कमी रहेगी तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जहां पर ये कह रहे हैं कि इनके लिए कोई नियम या पात्रता नहीं रखी गई, इनके लिए पात्रता यह है कि जहां विद्यार्थी मित्र है जिस ग्राम पंचायत के अंदर, उसको प्राथमिकता के साथ लेने के दिशा निर्देश जारी किए हुए। और आज जिस तरीके से अनुभव का प्रमाण पत्र एमए किए हुए, बीएड किए हुए के पास तो है नहीं, अनुभव का प्रमाण पत्र तो उसी विद्यार्थी मित्र के पास है जिसने 5-6 साल, तो उसके अलग से अंक निर्धारित किए हुए। तो मेरा मानना यह है कि आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है और माननीय मुख्यमंत्री महोदया इसके प्रति गंभीर है और विद्यार्थी मित्रों की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए सरकार तत्पर है। अब इनका सोच ये है कि ये सिर्फ मुद्दा जीवित रहे, हमें इस मुद्दे के आधार के ऊपर लोगों को कहेंगे कि विद्यार्थी मित्रों का कोई बुलाव नहीं हुआ। हम तो विपक्ष को भी ये कहेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर एकमत होकर और इनके विद्यार्थी मित्रों के भविष्य को देखते हुए एक रास्ता इस प्रकार का निकाले, लोगों को आप उकसाने का काम नहीं करे, ताकि इन बेचारे लंबे समय से जो इस मांग को लेकर चले आ रहे उनकी समस्या का समाधान हो। जी चलिए रमेश जी, इस बात से सहमत है कि 2 कदम आगे तो चल रही है सरकार ताकि विद्यार्थी मित्र हैं, अभी देखिए बहुत मुश्किल काम लग रहा है वैसे तो कि लिटिगेशन हैं, और जैसे आपने कहा मुझे संदेह नहीं है इसमें, निश्चित रूप से जिसके हित मारे जाएंगे वो कोर्ट की शरण में जाएगा। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं होता है, काफी सारे लोग होते हैं, फिर उनके साथ वही परेशानी आती है। तो रास्ता निकाला क्या जाना चाहिए इसमें, क्योंकि विद्यार्थी मित्र देखिए हर सरकार के लिए, हर राजनीतिक दल के से जो चुनाव लड़ता है उसके विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और सभी के लिए परेशानी बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी। प्रद्युमन सिंह जी ने सही कहा था कि आप हो चाहे हम हो, इसका सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। अगर हम ऐसे ही लिटिगेशन या फिर एसएलपी का हवाला दे करके बसते रहेंगे तो बहुत मुश्किल काम होगा, आज नहीं तो कल जवाब तो किसी को देना ही पड़ेगा। ये आपको नहीं लगता है कि ऐसा मुद्दा है कि जिसमें मिल बैठ करके कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे विधायक साथी रामलाल जी ने कहा कि हमारी मंशा पॉजिटिव है, तो ये भी पता होना चाहिए कि एक ग्राम पंचायत में किसी में 8 विद्यार्थी मित्र हैं और वहां सिर्फ आपने ग्राम पंचायत में 2 के सिलेक्शन की बात कही है, तो फिर 6 का क्या होगा? तो उनको आप कैसे भर्ती करोगे, बताओ कहाँ करोगे, कैसे करोगे? ये चीजें क्या है कि जब तक आपकी मंशा स्पष्ट नहीं होगी कि सिर्फ विद्यार्थी मित्रों को लिया जाएगा, और या विद्यार्थी मित्र नहीं कहिए, आप ये कह दीजिए कि भाई जिनके पास 3 साल का 5 साल का
टीचिंग का अनुभव है उनको वरीयता दी जाएगी। तो स्पष्ट आप लाएं, हम सहयोग करेंगे, उसमें कहां दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है। लेकिन आपके नॉर्म्स तो बनाने पड़ेंगे। आप कहीं उसमें कानूनी रूप में कहीं फंस जाएंगे तो उसका हम क्या करेंगे। आप एक ऐसा रास्ता निकाला कि विद्यार्थी मित्रों का सिलेक्शन हो। अभी काफी जगह ऐसी हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मैंने करौली जिले में, दूसरे जिलों में देखा है, वहां विद्यार्थी मित्र उसमें कागज जमा करानी नहीं गई कि उस ग्राम पंचायत में विद्यार्थी मित्र थे ही नहीं। दूसरी ग्राम पंचायत थी, उसमें 4 थे या 6 थे। तो वहां अब कैसे होगा उनका सिलेक्शन, कैसे लेंगे। कोई जबरदस्ती उनसे प्रिंसिपल उससे साइन करवाएंगे या एसडीएमसी की जो कमेटी थी उनसे साइन करवाएंगे कि उसमें 8-10 मेंबर होते हैं। तो किस प्रकार का परफॉर्मा तैयार किया जाएगा। क्या झूठा बना करके उनकी लिस्ट निकाल दो डायरेक्ट, ऐसा करो। कोई ऐसा सिस्टम बनाओ, डायरेक्ट प्रिंसिपल को बुलवाओ, विद्यार्थी मित्रों को भर्ती। वो तो सॉल्यूशन नहीं होना, वो तो एक आरोप के लिए एक नया एक अखाड़ा और तैयार होगा। वो तो सॉल्यूशन हुआ नहीं रमेश जी, वो तो आरोप लगाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म और मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन तो जब ही निकलेगा, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ सरकार की मंशा साफ होगी कि भर्ती हमें ये करनी है और इसमें विद्यार्थी मित्रों को लेना है और विद्यार्थी मित्र जब आएंगे बिल्कुल मंशा साफ है और सरकार इस क्षेत्र के अंदर प्रयास भी शुरू किए हैं और आने वाले समय में थोड़ा इंतजार कीजिए। निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है, इस मुद्दे को समाप्त करना चाह रही है। सरकार नहीं चाहती कि इनके भविष्य को अंधकार में हम रखें, क्योंकि आज सरकार भी इस बात को पता है कि काफी लंबे समय से ये संघर्षशील है। कईयों की उम्र भी हो गई, परिवार भी कईयों के बस गए। तो सरकार किसी के प्रति भी कोई दुर्भावनावश काम करना नहीं चाहती। सरकार सकारात्मक रूप से इनकी समस्या का समाधान हो, उसी के लिए सरकार प्रयासरत है। रामलाल जी, एक बात ये उस वक्त विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ जी से भी पूछा जा रहा था कि सरकार एक आधार बताए, सीनियरिटी के हिसाब से होगी। और ये बात सही है कि एक अगर ग्राम पंचायत में आपको 2 या 3 लेने हैं और 8 से 10 लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें डिसाइड कैसे होगा। ये तो अराजकता की स्थिति फिर बनेगी, क्योंकि कितने ही लोग हैं और फिर जिसका सिलेक्शन नहीं होगा फिर वो कहीं ना कहीं लिटिगेशन में जाएगा। योगेंद्र जी, इसके अंदर भी जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं, उनके अंदर जैसे अनुभव का प्रमाण पत्र है, अनुभव का प्रमाण पत्र विद्यार्थी मित्र के पास ही मिलेगा जो वर्षों से काम कर रहा है। बीएड किए हुए या बीए किए हुए या एमए किए हुए के पास तो विद्यार्थी शैक्षणिक अनुभव है नहीं। मेरे ख्याल से संभावना दिशा निर्देश नहीं दिए गए, आप यहाँ बोल रहे हैं, किसी को नहीं दिया। आप फोन करके पूछ लीजिए। ये मंत्री जी, क्योंकि मंत्री जी विधानसभा में ये बात बोल भी नहीं रहे थे कि उसमें तय क्या होगा, क्योंकि हर कोई यही डिमांड कर रहा था कि इसमें कोई दिशा निर्देश तय किए जाने चाहिए कि साक्षरता के इतने नंबर होंगे, आपके एक्सपीरियंस के इतने नंबर होंगे, या फिर सीनियरिटी जिन लोगों की है विद्यार्थी मित्रों में भी पहले टॉप जो 3 है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ क्राइटेरिया तय किया जाना चाहिए, क्योंकि आरोप लगाने के लिए गली छोड़ी जा रही है। कोई गली नहीं है। पहली बात तो यह कि इसके जो प्रक्रिया है, पूरे प्रक्रिया के ऊपर हाई कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है कि आप चयन प्रक्रिया जारी रखें, लेकिन इसके रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करें। आपको भी पता होगा, रमेश जी को पता है। तो निश्चित रूप से एक बार प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया को पूर्ण होने दे। और अगर कोई बात निकल कर आती है कि किसी का अहित हो रहा है, तो निश्चित रूप से किसी का अहित सरकार नहीं करेगी। जो भी प्राथमिकता के साथ विद्यार्थी मित्रों को इस समस्या का समाधान कर सकती है वो करेगी। चलिए, इसका पेमेंट को लेकर के मुझे लगता है कि भविष्य में इश्यू होगा, क्योंकि सरकार 200 करोड़ रुपए का प्रावधान तो कर रही है इसमें, शायद जो मुझे जानकारी है। लेकिन रमेश जी, इसमें कहीं कुछ जानकारी है कि आप लोग भी जिला परिषद की बैठकों में भी जाते होंगे, सरकार के कभी जो आप लोगों की कमिटीज बनी हुई है उसकी बैठक में भी जाते होंगे, इसका जो भुगतान होगा अगर मान लो सिलेक्शन हो भी जाता है तो किस तरह से रहेगा? अभी सरकार का जो मुद्दा है, अभी तो ये तय नहीं कर पा रहे कि भर्ती कैसे करनी है, क्योंकि अभी जो व्यवस्था है, जो ये बात कर रहे थे कि दिशा निर्देश दे देंगे, अभी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए। और इन्होंने जो कोर्ट ने कहा है कि भाई ये लिफाफे में बंद रहेगा, तो 10 आदमियों के बीच में 2 आदमी की सिलेक्शन की बात हुई है, 10 के साइन हुए, तो वो कौन सा ओपन रहा रिजल्ट, उसका तो ओपन ही हो गया। तो उसके लिए तो इनमें अराजकता पैदा होगी और लिटिगेशन में मैटर जाएगा। जी जी रामलाल जी, इसके पैसे को लेकर के भी होगा एक इश्यू, क्योंकि ग्राम पंचायतों के हवाले ये पंचायत सहायक होंगे, और क्योंकि पंचायत समिति के पास तो अपने एक फंड भी होता है, वहां पे विकास अधिकारी को इतना पावर और पैसा दोनों होता है उनके पास में। पहले तो ट्रांसफर पावर भी थी, एक पोस्टिंग तक की पावर भी थी। ये ग्राम पंचायतों के स्तर पे पैसे देने की भी व्यवस्था की जाएगी। वहां कई पंचायतों में तो हालात ये रहते हैं कि जो मानदेय मिलता है पंच को, सरपंच को, और वहां जो वार्ड पंच होता है उसको, वो ही पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं, तो ये भुगतान कैसे होगा? सरकार इसकी कोई व्यवस्था करेगी अलग से? निश्चित रूप से योगेंद्र जी, जब सरकार प्रक्रिया की भर्ती को शुरू कर रही है और इनको समाधान की ओर लेकर जा रही है, तो निश्चित रूप से इनकी फाइनेंशियली बजट की व्यवस्था भी होगी। अब वो बजट पंचायत राज डिपार्टमेंट से होगा या सरकार अपने स्टेट फंड से करेगी, लेकिन इनके बजट की पूर्ण व्यवस्था होगी।
और इनके भविष्य को सुरक्षित भी रखा जाएगा। यह नहीं है कि ये प्रक्रिया को बीच में अदरजूल छोड़ गए और अगर नियुक्तियां दे दी तो नियुक्तियों के बाद में ये भुगतान के लिए चक्र काटे। निश्चित रूप से सरकार बजट के प्रावधान भी करेगी और बजट के प्रावधान के साथ साथ सरकार इनके हितों का संरक्षण भी करेगी। चलिए हम बात करेंगे अभिभाषण पर जो बहस हो रही है उसको लेकर के। रमेश जी, आज मौका आप ही को मिला, सबसे पहले बोलना भी आप ही ने शुरू किया और उसी के साथ आपने सीधे सीधे आरोपों की जड़ी भी लगाई। एक तरह से आपने करप्शन के मामले में, आपसे डेयरी हो, चाहे जलदाय विभाग हो, चाहे मेडिकल एंड हेल्थ हो, चाहे अन्नपूर्णा रसोई योजना हो, कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के आपने सीधे निशाने साधे हैं। जो सरकार कर रही है और जनता को दिख रहा है और एसीबी के द्वारा ट्रैप हुए हैं, तो सीधा सीधा मेरा आरोप नहीं है, ये सत्य है। जैसे अभी खान घोटाला हुआ, उसमें एसीबी से पकड़े गए सुख सिंह भी आईएएस। एनआरएचएम में घोटाला हुआ, उसमें नीरज के पवन पकड़ा गया, उनकी जमानत हो गई सरकार की लापरवाही की वजह से। और जलदाय कांड में चीफ इंजीनियर और जितने भी अन्य अभियंता पकड़े गए, वो अभी जेल के अंदर हैं। और अभी डेयरी की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले एसीबी ने छापा मारा, उसमें दूध के कट्टे पकड़े गए। और इस तरह सभी विभागों में जहां जहां सरकार काम कर रही है, लापरवाही कर रही है, वहां कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं। और जनता भी जान चुकी है कि इन लोगों ने लोगों से जो समग्र विकास के वायदे किए हैं और विभिन्न विकासों के माध्यम से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के वायदे किए, तो वो सारे वायदे ये में विफल हो गए। और अब 1.25 साल में चाहते हैं कि हम लोगों को दोबारा जुमले सुनाए और दोबारा चुनाव जीत करके आ जाए। लेकिन जनता जान चुकी, इनके 3 वर्ष के जो समारोह उनमें लोग आ नहीं रहे हैं और ये बुला रहे हैं कि भाई हम आपको उपलब्धि सुनाना चाहते हैं, लेकिन लोग समझ गए हैं कि उपलब्धि कुछ नहीं है। और उन्होंने महसूस किया कि हम ठगे गए, अब आगे नहीं ठगे जाए। तो जनता पूरी तरह से सजग है। और इस भारतीय जनता पार्टी का जो 3 साल का कार्यक्रम है, इसमें कानून व्यवस्था बिगड़ी, भय का वातावरण रहा, मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा और सिर्फ विकास हुआ है। तो जो इस सदन में जो बैठते हैं मंत्रियों का विकास हुआ है, बेचारे विधायक भी विकास से वंचित हैं, क्योंकि यहाँ मंत्रियों की भी अफसरों से नहीं बनती। एमएलएओं की को मिलने के लिए मुख्यमंत्री से टाइम लेना पड़ता है, 6-6 महीने तक एमएलए नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह की अव्यवस्था इस राज्य में सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार कल विधानसभा की पटल के ऊपर जो बात कह रहा था, और मैं पूछा कि मुझे घटनाएं तो याद है लेकिन मुझे ये पता नहीं कि राज किसका है। और मैंने जब एक एक घटना का जिक्र किया, चेचड़ थाने के अंदर इनके महिला कांस्टेबल का मर्डर कर दे, आपके यादगार के सामने नरमुंडी डाल के चले जाए, एक विधायक को अपनी बात मनवाने के लिए टावर के ऊपर चढ़ना पड़े, एक विधायक के बेटे का अपहरण करके उस सरेआम हत्या कर दी जाए, एक थाने के एसएचओ को जिंदा जला दिया जाए, एक थाने के एसएचओ को निर्दोष रूप से जेल में डाल दिया जाए। गोपालगढ़ की घटना को अपनी आक्रमणीयता को और अपनी असफलता को छिपाने के लिए अधिकारियों के माथे डाल दिया जाए। योगेंद्र जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, एसीबी की एजेंसी बाहर की एजेंसी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर की एजेंसी है। और एसीबी जिस तरीके से स्वतंत्र होकर कार्रवाई कर रही है, जो गलती करेगा, जो गलती हो रहा है, जो गलती करेगा, जो गलती करेगा वो सजा भुगतेगा। आज भारतीय जनता पार्टी पहली बार इंडिपेंडेंट होकर एसीबी काम कर रही है, जेल में होते भाई। आज एसीबी इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है। आपके राज्य के अंदर क्या पारदर्शिता के साथ काम होता था, लेकिन आपकी एक भी एसीबी को एक तरह से कठपुतली बना के छोड़ दिया आपने। एक भी अधिकारी को कार्रवाई नहीं करते, कार्रवाई इतनी करते थे आप, पटवारी तक करवाते, माहेश्वरी की जांच करवा लो। आपके पास माननीय विधायक महोदय, आपके पास खानों पे दस्तखत किए, आपके पास कोई प्रमाण होता है ला कर दो ना। उसके बाद पहले मना किया, बाद में स्वीकार किया, तो जेल के अंदर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं करते। आपके पास प्रमाण होते हैं तो प्रमाण सदन की बैठक की बात है, नियमों में आते हैं, नियमों के अंदर आते आप। अरे ऐसे के आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा रमेश जी, सबूत है तो सबूत पेश करो ना, क्या दिक्कत है। आप सदन के अंदर बहस करते नहीं, किसी नियम प्रक्रिया के तहत आते नहीं, मीडिया के अंदर आरोप लगाते हो, आरोप लगाने के लिए लगा सकते हो, सबको अधिकार है। ने 2 पाइपलाइन डाली, किसके आदेश से? ओएसडी जो आरपी गुप्ता था, किसके आदेश से डाली गई, ये बताओ। आप आपने सरकार को एक पत्र लिखा क्या जांच कराने के लिए? लिख दिया, जांच में लगा भी दिया, पिछली बार विधानसभा में बोल भी दिया, जांच कुछ नहीं होती है सरकार में। जब आपके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है, आपकी वही बात अगर सत्य है तो उसका तो कोई। रमेश जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप भी सरकार के पार्ट रहे हैं, उस वक्त संसदीय सचिव थे आप। मैं ये जानना चाहता हूं कि
विधानसभा में जो आरोप लगाए जाते हैं, चाहे अभिभाषण पे हो, चाहे बजट पे हो, या क्वेश्चन आवर में आपका स्थगन प्रस्ताव के जरिए हो, या ध्यान आकर्षण पे हो, या पर्ची में हो, जो भी आरोप सामने लगते हैं, रामलाल जी अभी जैसे इसे खारिज कर रहे हैं, उस वक्त ये लोग अपोजिशन में थे। मैं ये जानना चाहता हूं क्या वास्तव में जो सदस्य आरोप लगाते हैं उन पे विधानसभा या तो यकीन करे या फिर उसका जो आधार होता है, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हो तो वो दे जाने चाहिए। अगर सरकार मांगेगी डॉक्यूमेंट्स आज भी देने के लिए तैयार थे हम तो सरकार टेबल कर देते। आपके पास है तो टेबल करो ना, तो आप दो ना, क्या दिक्कत है? किसने कहा टेबल करने के लिए? विधानसभा के अंदर कई कमेटियां बनी हुई है, उन कमेटियों के माध्यम से जांच हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन के बगैर टेबल नहीं की जाती। और जो आप बात की कि हमारे मतलब कांग्रेस के समय में हुआ, आज तक पहली बार दलित महिला जो विधायक है उसको बेरहमी से पीटा है और आप सत्ता की विधायक है, इससे शर्मनाक बात क्या होगी बताइए आप, हैं? और तो छोड़िए आप सब बातों को, ऐसे तो बाद जो भी होगा कार्रवाई करेंगे अगर गलती किसी ने की आईएएस तो। पिटा है, आईपीएस पिटा है, सब चीजें हुई हैं पहले, आज से कोई नई बात नहीं है कि पहली बार ही कोई सीआई पिटा है, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन महिला विधायक वो भी दलित समाज से, और उसको बेरहमी से पीटा जाता है। उसके पति ने यदि कोई अपराध किया है तो सजा उसको मिले, लेकिन ऐसा आपके खुल्लम खुल्ला काम हो रहा है, कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। आनंद पाल जैसा अपराधी खुले में घूम रहा है। आपका गृह मंत्री कहता है आ जाओ, आपको बढ़िया रखेंगे। कांड हुए उनका तो कोई पता नहीं, आपको एक आनंद पाल का पता है। ये इतना बड़ा गैंग है, ये अकेला नहीं है। अगर समय रहते हैं रमेश जी, आप चेत जाते हैं ना तो आनंद पाल इतना बड़ा भी नहीं बनता, लेकिन आपने तो अपने कार्यकाल के अंदर एक बचा है, गृह मंत्री जी देखें, एक बचा है, 25% अपराध कम हो गए। किसी दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो मुख्यमंत्री एक ही होती है, या कोई एक ही राज्यपाल होता है, एक ही प्रधानमंत्री होता है, एक ही राष्ट्रपति होता है, फिर एक वो देश के लिए चला जाएगा तो कितनी बड़ी क्षति होगी। नहीं लेकिन योगेंद्र जी पिछले 2 साल के अंदर गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से काम किए, अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, अपराध के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है, समय रहते अगर ये चेत जाते, अपने कार्यकाल के अंदर खुला नहीं छोड़ते तो निश्चित रूप से अब तक तो अंकुश लग चुका होता। रमेश जी, आप भी इस चीज को मानते हो पिछले 2 साल के अंदर प्रभावी कार्रवाई पुलिस ने की है? चलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप दोनों विधानसभा के सदस्य, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि कोटा प्रकरण में चले चंद्रकांता मेघवाल वास्तव में माननीय सदस्य हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मैं इतनी सी बात जरूर आप लोगों से कहूंगा कि जो इसे राजनीतिक रूप रंग के साथ साथ इसे जातिगत जो रंग दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो हमारी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ। और अगर हर मामले में ऐसे जातिगत रंग जमेगा तो रमेश जी आपको लगता है कि हालात और बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं, एक तो परंपरा पड़ जाएगी। ये तो इसको सरकार को करना चाहिए ना, इसका तो सरकार क्लियर करे। गृह मंत्री